नमस्कार मित्रों। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और भगवान महाकाल आपको इस रीट प्री में विजिट ज़रूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, ईवीएस का अंतिम पार्ट या मैं ईवीएस की अंतिम कक्षा आपके लिए लेके आया हूँ और कल आपका एग्ज़ाम है, तो इस पीडीएफ या इस कंटेंट को देखकर आप ज़रूर पधारें। तो चलिए बिना समय गँवाए अपन शुरू करते हैं रीट प्री के ईवीएस के वो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंतिम कक्षा है आज मेरी, आप इस पार्ट को देखकर जाएँ। कुल मेरे ये 5वां पार्ट है, तो ईवीएस संबंधित मेरे 5 पार्ट हैं, तो आप सभी देख के, इसको पढ़ के, समझ के ज़रूर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आपके लिए आज का, अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई एक महिला थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है ये, जोधपुर में, और खेजड़ी हेतु जान गंवाई इन्होंने और 363 स्त्री पुरुष इनके साथ में थे। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि खेजड़ी या खेजड़ली आंदोलन किससे संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई क्या किया इन्होंने, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु खेजड़ी के वृक्षों हेतु जान गंवाई। तो आप ये ध्यान रखें। इसी के साथ एक नोट प्रश्न बन सकता है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस प्रश्न को आप बखूबी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। चलिए, ओरण भूमि से आप क्या समझते हैं मित्रों, तो ओरण भूमि का अर्थ है लोक देवता, संत, महापुरुष के नाम से संरक्षित भूमि, उसी को कहते हैं अपन ओरण भूमि। आजकल ये चर्चाओं में है और चर्चा होता है वही पर्चा में जरूर छपता है, तो आप ध्यान रखना, चर्चा का पर्चा में छपना तय है, तो आप इसको जरूर याद रखें, ओरण भूमि। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने लिए हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, तो आप इसको ध्यान रखें। वन्य जीव संरक्षण 1972 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो कुछ आप थोड़ा फैक्ट याद रखें। चौथा प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में आप इस क्रम को ध्यान रखें कि पौधे यानी उत्पादकता, प्रथम होगा उत्पादकता, दूसरा होगा प्राथमिक, फिर द्वितीयक, उपभोक्ता। ये चारों क्रम है, उत्पादकता, प्राथमिक, द्वितीयक, उपभोक्ता। ये खाद्य श्रृंखला का क्रम है और खाद्य श्रृंखला से आपको निश्चित ही एक प्रश्न पूछा जाना है, तो आप इसको याद रखें। पांचवा प्रश्न होगा, चींटी के डंक में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, तो आप इसको बिल्कुल, आपको पता है ये चीज, ध्यान रखें आप। अब मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन चींटियों से एक प्रश्न बनने की संभावना मुझे लगती है, तो अपन देखते हैं आगे। छठा प्रश्न, चींटियों के कुल कितने प्रकार है, बहुत ही हास्यपद ये प्रश्न हो सकता है कि चींटियों के कुल कितने प्रकार हैं, तो कुल मित्रों 3 प्रकार हैं, रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी। रानी चींटी क्या करती है, सिर्फ अंडे देने का काम करती है, तो रानी चींटी अंडे देने का काम करती है, श्रमिक चींटी अंडों की देखभाल करना और सैनिक चींटी अंडों की सुरक्षा करना। तो आप चींटी के प्रकार और इनके कार्य थोड़े बहुत यहाँ से देख लें, तो कहीं प्रश्न बने तो आप इनको पूरा कर पाएं। अब राजस्थान से कुछ संबंधित लोक कला संस्कृति वाला टॉपिक से, तो देखिए महत्वपूर्ण बावड़ियां आपके लेके आए हो मित्रों, और निश्चित मान के चलिए इसमें से एक प्रश्न छपेगा आपके। इतना विश्वास और भरोसे से मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिछले आरबीएससी के पेपर सेटर हैं रीट प्री के, उनका अध्ययन करके मैंने ये चीज निकाली है, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है, तो आप कृपया करके इनको देख के जाएं। चलिए, पहला प्रश्न, पर्चा बावड़ी। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि रामदेव जी महाराज पर्चारा धनी, पर्चा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर। दूसरा है खिन्नी बावड़ी, खिन्नी बावड़ी झालोर में है मित्रों। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा, मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू। ये इस बावड़ियों में सबसे कोई इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट है तो मुझे लगता है एक तो खिन्नी बावड़ी झालोर और एक लगता है मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू। तो आप इन बावड़ियों को ध्यान रखें, पर्चा बावड़ी जैसलमेर, खिन्नी बावड़ी झालोर, चांद बावड़ी आभानेरी दोसा, मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू। तो ये बावड़ियों के बारे में कुछ फैक्ट हैं, तो आप इनको जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न, माही बांध के बारे में है मित्रों, कि माही बांध कहाँ स्थित है, तो मित्रों माही बांध है बांसवाड़ा में स्थित है। माही बांध बांसवाड़ा, ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, तो माही बजाज सागर या माही बांध बांसवाड़ा में है और राज्य का सबसे लंबा बांध है।
फिर अगला नवा प्रश्न हो सकता है, रहट की संरचना कैसी होती है? पहिए नुमा। आप सभी इसको ध्यान रखें कि एक रहट होता है जिससे हम ग्रामीण इलाकों में मित्रों आपने देखा होगा कि पानी से खेतों में पानी पहुंचाने की क्रिया है जो बैल द्वारा एक रहट होता है। उस रहट की जो संरचना है वो कैसी होती है? तो पहिए नुमा। ये आप सभी को पता है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ डालना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो आप इसको ध्यान से देखें। फिर अगला प्रश्न आपके लिए हो सकता है खेल से संबंधित मित्रों। तो खेल से संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ, अगर आप चाहें इसमें और कुछ अध्ययन करना तो आप इनके इर्द गिर्द सर्च करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप ये ध्यान जरूर रखें कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मित्रों खो खो में कुल खिलाड़ी होते हैं अपने 9। खो खो की जो टीम होती है उसमें कुल खिलाड़ी होते हैं 9। कबड्डी के कुल कितने खिलाड़ी होते हैं मित्रों? 7। एक तरफ 7 होंगे, दूसरी तरफ भी 7। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। तो देखिए आप ये कुछ फैक्ट आप देख के जाएं ताकि आपको यहाँ से बहुत सहायता मिलेगी। और भी आप खेल के बारे में कुछ पता कर सकते हैं कि खेलों के बारे में क्या जानकारी है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न होगा, कमल जो पुष्प होता है उसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि कमल की सब्जी के किस भाग से हम सब्जी बनाते हैं, या फिर हम जो सब्जी खाते हैं कमल की वो किस भाग से खाते हैं? तो उसका उत्तर है बेटा सर, कमल की सब्जी बनती है बेटा, उसका उत्तर है पुष्पासन या डंठल। तो कमल के पुष्पासन भाग या डंठल वाले भाग को हम सब्जी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कैक्टस व नागफनी मरुस्थलीय पौधे हैं, आप इनको ध्यान रखें। आपसे पूछ सकते हैं मरुस्थलीय पौधे कौन से हैं? कैक्टस व नागफनी, इसको आप ध्यान रखें। फिर अगला प्रश्न आपके लिए हो सकता है जो इस पीडीएफ का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तना का भाग, यानी कि जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं वो जड़ है, तना है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर इसमें से तना है, ये इनमें से तना का भाग है। तो देखिए आप सीधा इसको रट लें, इन तीनों को तो रट लें और किसी को रटे ना रटें। गन्ना, आलू और अदरक ये तीनों तने के भाग है, इन तीनों का तना खाया जाता है। इस बात को आप बखूबी याद रखें, यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित बनेगा, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। तो आप सभी कृपया करके इसको पढ़ के जाएं। फिर मित्रों एक राजस्थानी लोक परंपरा का प्रश्न बन सकता है 14 नंबर प्रश्न में कि खड़ा अडुआ या बीजुका से आप क्या समझते हैं? देखिए मित्रों, खड़ा अडुआ और बीजुका वो होता है जब अपन खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए एक ऐसी पुराने कपड़ों से या फिर अपने जैसी एक आकृति बनाते हैं, उससे पक्षी और पशु डरते हैं। तो एक ऐसी संरचना जो खेतों में फसल सुरक्षा हेतु बनाई जाती है उसे हम कहते हैं खड़ा अडुआ। खेत में जो हम बनाते हैं आप सभी परिचित हैं उससे, अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आप खड़ा अडुआ या बीजुका, इसको आप जरूर इस शब्द को याद रखें, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। फिर 15वां प्रश्न हो सकता है जरायुज से आप क्या समझते हैं? तो जो अंडे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, इस फैक्ट को याद रखें। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। बाघ परियोजनाएं कितनी है? कुल 6। छठी जो बाघ परियोजना है मित्रों कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, तो ये भी चर्चा में है। तो आप ध्यान रखें कुल बाघ परियोजनाएं राजस्थान में अब 6 हो गई है और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे नई बाघ परियोजना है। चलिए मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। सत्रहवां प्रश्न, वाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। भारत की नदियां गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। देखिए इसको यहाँ लिखने का कारण यह है कि आप इस पर डिस्कस करेंगे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं उनके बारे में और कोई फैक्ट होंगे तो आप याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? जून 2014। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे अभियान प्रोजेक्ट लागू किया गया और इसकी शुरुआत जून 14 में हुई थी। चलिए मित्रों, समय अपने पास काफ़ी कम है इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पर मेरा आप सभी से एक ही आग्रह है कि आप कृपया करके इनको सीधे सीधे याद करके आप पढ़ के जरूर जाएं। चलिए अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। मारवाड़ में
हरियाली अमावस पर खींच बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये लोक परंपरा है और देसी खींच होते हैं। तो मारवाड़ में हम हरियाली अमावस पे खींच बनाते हैं और मेवाड़ में हरियाली अमावस पर मालपुए बनाए जाते हैं मित्रों। तो इस बात को भी थोड़ा आप ध्यान रखें। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हुदहुद क्या है? हुदहुद एक पक्षी है। बया, हुदहुद, ये ऐसे हैं जो कहीं आपको ऑप्शन में मिलेंगे और ऑप्शन टेस्ट से कहीं आप विफल न हो, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ लिया है कि हुदहुद एक पक्षी है। राजस्थान का कौन सा पक्षी शुतुरमुर्ग के आकार का है? घोड़ावन, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है मित्रों, और जो घोड़ावन है उसको राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में उसको दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आप इस फैक्ट को याद रखें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अब मित्रों अपन चलते हैं आगे। दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपसे प्रश्न दांतों के बारे में कुछ भी बन सकता है, तो मैं आज सारे फैक्ट आपको दांत के बारे में बताऊंगा कि दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, उसी से हमें दांतों को नुकसान पहुंचता है। हमारे कुल दांत 32 होते हैं, 20 दांत स्थायी और 12 दांत दूध के। तो कुल दांतों की संख्या 32 है। उसमें दांतों के प्रकार पूछ ले आपसे तो कृतनक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, इनके कार्यों के बारे में भी आप ध्यान रखें। 24वां प्रश्न आपके लिए होगा, ये वापस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है क्योंकि इसको मैंने आप सभी के लिए इसलिए लाया है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हैं और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए 24वां प्रश्न, जीभा। जीभा के बारे में, जो अपने मानव शरीर का अंग है जीभा, जीभ का जो अग्रभाग होता है वो उसमें मीठा स्वाद होता है। अगर अपन को मीठी वस्तु खाते हैं तो अग्रभाग से हमें पता चलता है। पीछे का जो जीभ का भाग है वहां हमें कड़वा स्वाद पता चलता है। किनारे पर खट्टा मीठा और मध्य भाग में खारा। तो जीवा की संरचना, जीवा के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, अग्रभाग मीठा, पीछे का भाग कड़वा, किनारे खट्टा मीठा, मध्य भाग खारा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, चरक संहिता। चरक संहिता को किसने लिखा? चरक महोदय ने। चरक क्या है, कौन है? महान वैज्ञानिक हैं, आयुर्वेद के जनक हैं। चरक कौन? चरक। तो आप ध्यान रखें चरक के बारे में, आयुर्वेद के जनक और चरक संहिता के लेखक। सुश्रुत महोदय शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक अगर किसी को माना गया है तो सुश्रुत महोदय है। अब मित्रों अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है मेरे हिसाब से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो देखिए, बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन इनको बारडोली सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो आप इस बात को ध्यान रखें, सरदार की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई, तब से ये भारतवर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। अगला प्रश्न मित्रों, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और एक बात आप ध्यान रखें, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है यह 2 भाषा में लिखा गया है, संस्कृत और बांग्ला। संस्कृत और बांग्ला आपको प्रश्न पूछ सकता है। सभी को पता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, लेकिन इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत और बांग्ला। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, उसकी धुन बदली जा सकती है, परंतु राष्ट्रगान की धुन कभी बदली नहीं जा सकती। यह भी आपके लिए एक नोट है, आप ध्यान रखें। अपना जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी धुन कभी नहीं बदल सकते, राष्ट्रगीत की धुन जरूर बदल सकते हैं। यह 2 भाषाओं में है, मिश्रित, संस्कृत और बांग्ला। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का? सारनाथ का अशोक स्तंभ, द कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। तो आप ध्यान रखें, चारों दिशाओं में इसके सिंह के मुख हैं। आपने देखा हो अशोक चिन्ह है तो उसके आपको आगे भी सिंह है, दाएं बाएं भी सिंह है, और एक सिंह पीछे है जो हमें चित्र में नहीं दिखता है। तो आप ध्यान रखें, चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, इस बात को आप काफी गौर से देखिएगा। तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र है, आप सभी को पता है, लेकिन उसमें कुल तीलियों की संख्या 24 है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24। कंफ्यूजन के ये प्रश्न हैं, वहां आप लोग को कंफ्यूज करते हैं। कोई बच्चे पढ़ के जरूर जाते हैं, छोटा सा हिंट है, लेकिन फिर भी आपको वहां कंफ्यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखें, अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। अब अगला प्रश्न 29, हमारा राष्ट्रीय पंचांग या साके कौन सा है? शक संवत। देखो पंचांग भी कहते हैं इसको, या साके इसलिए लिखा, इसको साके शब्द भी कहते हैं। तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, और राष्ट्रीय नदी गंगा माता। तो आप सभी ध्यान रखें इन चीजों को, भारत के बारे में जो भी चीजें आपको दी गई हैं इनको ध्यान रखें। अगला प्रश्न,
फूलडोल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित फूलडोल मेला जो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का महाकुंभ, त्रिवेणी संगम डूंगरपुर, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित महादेव का मंदिर। जयपुर का तीज मेला कहाँ का फेमस है मित्रों? जयपुर का। तो आप इस सारे फैक्ट को धीरे 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 याद करते जाइए। मैं थोड़ा स्पीड हो सकता हूँ मित्रों, क्योंकि समय की बहुत कमी है आपके पास, इसीलिए तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मेलों के बारे में और प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो 31 क्वेश्चन आप देखिए। नागपंचमी मेला, नागपंचमी का मेला जोधपुर में भरता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाली अमावस का मेला उदयपुर में भरता है। भर्तृहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है अलवर में। भर्तृहरि जो नाथ संप्रदाय से संबंधित एक महान ऋषि हुए, लक्खी मेला भरता है ये। इस मेले का प्रकार लक्खी है। लक्खी का मतलब जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है उसे कहते हैं लक्खी मेला। नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, आप ध्यान रखें। और पांडुपोल भी अलवर में ही है, और पांडुपोल का मेला भी कहाँ भरता है? अलवर में। तो अलवर से 2 फैक्ट हैं, भर्तृहरि का मेला और पांडुपोल, दोनों मेले अलवर में। भर्तृहरि का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को, लक्खी मेला नाथ संप्रदाय से संबंधित महान मेला, आप इसको याद रखें। फिर एक इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, और इनका जो उर्स पड़ता है 1 से 6 रजब तक, आप इसको ध्यान रखें। 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती का उर्स पड़ता है। उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। यह आप सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इतना मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी शुरू हो चुका है, तो आप उसके आसपास का फैक्ट भी देख के जरूर जाएं, वहां से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। 33वां प्रश्न एक बार पुनः बहुत ही सिंपल प्रश्न और बहुत ही जटिल बन सकता है आपके लिए। गाल के लड्डू फलोदी के फेमस हैं। फलोदी अब जो जिला बन चुका है। गाल के लड्डू गेहूं से बनते हैं, तो आप ध्यान रखें, गाल के लड्डू गेहूं से बनते हैं और ये फलोदी के फेमस है। बिना सिले वाले वस्त्र, बिना सिले जाने वाले वस्त्र, ऐसे वस्त्र जिनको हम सील कर नहीं पहनते, तो उसके लिए आप सबको पता है धोती और साड़ी। 35वां प्रश्न, रेशम कीट कहाँ से प्राप्त होते हैं? शहतूत की पत्तियों से। आप सभी को बिल्कुल परिचित हैं आप इससे। अब मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस एक बार मैं आप पर जोर दे रहा हूं और इसको आप याद करके जरूर जाएं। 36 प्रश्न में, राष्ट्रीय खादी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खादी दिवस मनाया जाता है। कपड़े में पक्का रंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जब कपड़े में पक्का रंग चढ़ाना हो तो उसके लिए हम करते हैं फिटकरी। ये फिटकरी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। फिटकरी का आपको एक उपयोग पहले भी मैं बता चुका हूँ, पानी को साफ करने में, और पक्के रंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े में पक्के रंग के लिए फिटकरी का। फिटकरी आपको मिल सकती है मित्रों, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी फिटकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदना क्या है? गोदना शरीर पर चित्रकारी होती है, उसे हम कहते हैं गोदना। तो आप ध्यान रखें, गोदना का मतलब ही यही है कि जो थोड़े समय पहले जब मेलों में शरीर पर वो टैटू बनवाने की जो प्रक्रिया थी, या उस पर कुछ लिखवाते थे नाम, अपना नाम या पता, गांव का नाम, तो उसे कहते हैं गोदना। आदिवासियों में ज़्यादा प्रचलित है। रखड़ी व चुड़ला क्या है? तो मित्रों, रखड़ी व चुड़ला एक आभूषण है। आप सभी को पता है रखड़ी सिर पर पहनते हैं, है ना, और चूड़ला भी है। तो आप ध्यान रखें, ये आभूषण के प्रकार है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेंगे रखड़ी और चूड़ला क्या है, तो यह एक आभूषण का प्रकार है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, जयपुर के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए जयपुर के बारे में क्या क्या है? जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जयपुर में स्थित है। मोती डूंगरी जयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। जंतर मंतर और जयगढ़ का किला जयपुर में। हाथी की सवारी कहाँ की फेमस है? आमेर जयपुर की। जयपुर शहर की बनावट किसने बनवाई? तो बंगाली विद्वान था विद्याधर चक्रवर्ती, उन्होंने जयपुर शहर की बनावट बनाई। जोधपुर के बारे में कुछ फैक्ट है मित्रों। सूर्य नगरी, नीला शहर, चित्र भवन या उमेद पैलेस। जोधपुर के बारे में 3 फैक्ट है। सूर्य नगरी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं, और चित्र भवन या उमेद पैलेस कहाँ है? तो जोधपुर में है मित्रों। तो आप ध्यान रखें, इन सारे फैक्ट्स को याद करके जाएं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर। जिसकी प्रतियोगिताएं क्या क्या है?
ऊंट महोत्सव, ऊंट पोलो, मूंछ प्रतियोगिताएं। मरु महोत्सव होता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। इसमें ऊंट सजाते हैं, ऊंट सजावट, ऊंट पोलो और मूंछ ये 3 प्रतियोगिताएं वहाँ होती फेमस, आप ध्यान रखें। जिलों की नगरी उदयपुर, हल्दी घाटी राजसमंद, शिल्पग्राम उदयपुर, प्रतापगढ़ केंद्र उदयपुर। ये कहाँ स्थित है सब आप सीधे आपको पता ही है। फिर अगले कुछ रोगों के बारे में, पीलिया, अतिसार और कृमि रोग। ये रोगों के बारे में यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। पीलिया, अतिसार और कृमि रोग दूषित जल पीने से होते हैं। और एनीमिया रोग क्या है? खून की कमी से होता है। कृमि रोग, जो कृमि का कीड़ा है या कृमि रोग नियंत्रण की गोली कौन सी है? तो आप इसको बिल्कुल याद करके जाए, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है वो कृमि रोग नियंत्रण की गोली खाई जाती है। एनीमिया से बचने के लिए क्या करेंगे? मेथी व हरा धनिया का सेवन करेंगे। चलिए मित्रों, अब चलते हैं कुछ आगे, कुछ अनेक अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना की थी। भारत में इनका अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, आप इनको याद रखें। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनकी बात मैं पहले वीडियो में भी कर चुका हूं। होमी जहांगीर भाभा के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको मैंने उपलब्ध करवाए, आप सभी पढ़ लें। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम है? जीजाबाई, जो एक बहुत बड़ी वीरांगना थी। इन्होंने अपने पुत्र में वो कूटनीति और एक रणनीति और एक राजा की जो प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, ऐसी स्वाभिमान भर दिया किसने? जीजाबाई ने। क्योंकि इस बार एक मूवी आई है छावा, वो फेमस चल रही है, तो मैंने सोचा कहीं आपके लिए ये प्रश्न जरूर बन सका है। बर्फ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। और ढलान वाली जो छत होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है तो वहाँ ढलान वाली छतें प्रयुक्त की जाती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? रिक्टर स्केल। आप सभी बिल्कुल भली भांति इससे परिचित हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है मेरे मित्रों। ओणम कहाँ का फेमस है? केरल। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। ओणम त्योहार केरल का, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का। पशु रोग कुछ हो सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको। खुरपका, मुंहपका, ये वायरस जनित रोग है और पशुओं में होते हैं, खुरपका या मुंहपका। रानीखेत रोग या मुर्गियों में होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। पेट्रोलियम जो कहाँ से निकलता है? भारत में असम, गुजरात फेमस है इसके लिए। कोयला 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। ठीक है मित्रों, तो आप इस सबको ध्यान रखें। अब वापस राजस्थान कला संस्कृति। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट और 9 मंजिला। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 22 फीट और 7 मंजिला। मित्रों आपको मैं बता दूं, राजस्थान की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है, उसकी ऊंचाई 122 फीट और 9 मंजिला है, जो मैं आपको टिक कर रहा हूं, आप ध्यान रखें। उसी में कीर्ति स्तंभ भी है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग है। कीर्ति स्तंभ जैन व्यापारी ने 22 फीट ऊंचा और 7 मंजिला है, और तो आप ध्यान रखें इसको। लोहागढ़ भरतपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है। लोहागढ़ का किला है, भरतपुर मिट्टी से बना किला, और जयगढ़ का किला है जयपुर में। चलिए मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। इसे मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं सदी में इसको बनाया गया और मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली था कुंभलगढ़ का किला। रणथंभौर का किला कहाँ है? रणथंभौर का किला रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और इसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसी किले में है, जहाँ गणेश चतुर्थी को मेला भरता है। और राजस्थान का प्रथम साका इसी किले के अंदर हुआ, राणा हमीर देव के चौहान के काल में। तो आप सभी ध्यान रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोनार किला जैसलमेर, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर। मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टोक की पहाड़ी पर जोधपुर में स्थित है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इस रीट में हो सकता है, और वो है भारत की पर्वतारोही या भारत के पर्वतारोही। सबसे पहली पर्वतारोही कोई है भारत की, तो मैंने उसको लिया है प्रेमलता अग्रवाल जी को। देखिए प्रेमलता अग्रवाल के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज़्यादा उम्र की पर्वतारोही, 48 की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा उम्र की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल। इनके बारे में एक दूसरा फैक्ट है जहाँ से प्रश्न 100% छपेगा मुझे लगता है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले, अलास्का में माउंट मैकिनले है, उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। ध्यान रखें मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए।
दूसरी पर्वतारोही के बारे में बात करें तो संतोष यादव, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की पर्वतारोही। मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है। बछेद्री पाल जो उत्तराखंड की हैं, पर्वतारोही, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला। तो आप इन सभी फैक्ट को याद रखें। यहाँ से पर्वतारोहण से आपके पास एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। अब ग्रहों के बारे में कुछ फैक्ट। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, कुल ग्रह 8। ग्रहों के प्रकार कैसे हैं देखो, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये ग्रहों के ग्रह कुल भी है और ग्रहों की सीक्वेंस है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे। आहार संग्रहालय कहाँ है, उदयपुर। भारतीय लोक कला संग्रहालय या लोक कला मंडल, उदयपुर। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। भारत से अंतरिक्ष यात्री कितने हैं, 3। सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स इस बार चर्चाओं में है, आप इनको ध्यान रखें। अभी इनकी वापसी धरती पर होने वाली है जल्द ही, तो आप इसको सभी ध्यान रखें। पर्वतारोही के क्या क्या गुण होने चाहिए मित्रों, तो देखिए, अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य और सहनशीलता, ये पर्वतारोही के गुण हैं। आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से पर्वतारोही का गुण नहीं है, तो अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता, ये सारे पर्वतारोही के गुण हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। पहाड़ पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती हैं, वायुदाब कम होने से, वायुदाब कम होने से। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की और तेनजिंग शेरपा नेपाल के प्रथम 2 व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति और पहली फतह की थी, किसने, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग शेरपा। तो आप इन सभी फैक्ट को याद रखें। आशा है आप सभी फैक्ट को पढ़कर मजा प्राप्त कर रहे हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, तो देखिए, सबसे पहला उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर। एक हमें जूते चाहिए, वो भी कौन से, नीचे से जिसके लगी हो कील, तो ध्यान रखना कील वाले या नुकीले जूते। रस्सी चाहिए, काला चश्मा, नुकीली छड़ी और हाथ के दस्ताने। ये सारे आप रट के जावें, इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न के रूप में आपको मिलेगा। पर्वतारोही के गुण क्या है, ये तो आपको पहले बता चुका हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। संचार के साधन, इसको यहाँ लिखने का मेरा एक ही मकसद है। रेडियो आपको पता है संचार है, टीवी आपको पता है संचार है, टेलीफोन संचार है, मोबाइल संचार है, लेकिन पत्रिकाएं और पोस्ट कार्ड, इसको भी ध्यान रखें। संचार के बहुत ही उपयुक्त साधन थे ये पहले, पोस्ट कार्ड और पत्रिकाएं, आज भी हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए वीडियो के अंत की ओर ही है मित्रों, और अंतिम संदेश, यातायात के साधन कौन कौन से हैं, तो हवाई जहाज, नाव, बस, ऑटो रिक्शा, साइकिल, कार, ट्रेन, मालगाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, जो यातायात के साधन हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान माल को ढोते हैं और अपने को ले जाते हैं। बस, तो एक आपसे मेरी गुजारिश है, अंतिम संदेश, यातायात के संकेत जो हैं, जैसे रेलवे ब्रिज का है, रेलवे फाटक का है और जेब्रा लाइन का है, दाएं बाएं मुड़ना, टर्न वगैरह, स्लो, हरी बत्तियों का प्रयोग, किस तरफ चलना चाहिए, सड़क सुरक्षा है, ये सारे आप, इसकी कोई पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाए तो उस पीडीएफ को आप देख के जरूर जाएं, क्योंकि वहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश, आप इस पीडीएफ को देख के जाएं मित्रों। वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस कंटेंट को जल्दी जल्दी आपको करवाया। यहाँ से इर्द गिर्द इस पूरी पीडीएफ से मेरे 5 पार्ट से कहीं से इर्द गिर्द प्रश्न बनने की 100% संभावनाएं हैं। तो चलिए मिलते हैं पेपर के बाद, और उसी रणनीति के साथ मेंस के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे मैंने रीट को पास किया, मैंने मेंस में अच्छी रैंक प्राप्त की, अच्छे नंबरों से मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी प्रकार मैं आपको भी सलाह दूंगा। आपको हर चीज़, हर प्रकार का वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, चाहे वो मेंस की रणनीति हो, चाहे मेंस के प्रत्येक सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े, बुक लिस्ट हो, या फिर आगामी क्या प्लान होना चाहिए, सारी चर्चाएं हम करेंगे रीट प्री के इस एग्जाम के बाद। और भगवान महाकाल से मैं आप सभी के लिए एक ही दुआ करता हूं कि आप सभी का रीट प्री एग्जाम निकलें, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में रीट मेंस के बारे में। जय जवान, जय किसान, जय भारत।